कुछ बातें, कुछ वारदातें हमारे साथ ऐसी होती हैं जो हमारे जहन पर बहुत गहरा जख्म छोड़ के जाती हैं। और कभी कभार ये किस्से लौट करके हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे रूप में आते हैं जिसके बारे में हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। तो आज की कहानी एक हॉस्टल के बारे में है। वेस्ट बंगाल में ये हॉस्टल था और उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो हॉस्टल जो है उसका एक कमरा, सिर्फ एक कमरा हॉन्टेड है और अगर कोई उस कमरे को खोल दे तो हाहाकार मच जाए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ 1985 के अंदर जिसने यहाँ पर पूरे हॉस्टल में रहने वाले लड़कों की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। बात शुरू होती है सन 1985 से। 3 दोस्त थे, विजय, नवीन और श्रेयस। ये तीनों जो लड़के थे ये अभी फर्स्ट ईयर में ही थे और ये अपने अपने इधर इंजीनियरिंग को यहाँ पे परस्यू कर रहे थे। अब भाई तीनों दोस्त जो हैं रोज़ एक दूसरे से मिलते थे, रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे। एक दिन ऐसे ही शाम में बैठे बैठे चर्चा होनी शुरू हो गई भूत प्रेत के बारे में। तो यहाँ पर जो नवीन था भाई, उसको इस हॉस्टल के इतिहास के बारे में कुछ मालूम था और यहाँ पर एक बात सब लोगों को पता थी कि जो इधर बेसमेंट में एक कमरा है ना, वो हमेशा बंद रहता है। ना तो स्टोर रूम के लिए उसको यूज़ किया जाता, ना किसी चीज़ के लिए। उसके पीछे का क्या रीज़न है ये किसी को नहीं पता, बट ये बात ज़रूर थी कि वो जो रूम था वो बंद था और वो बिल्कुल फ्लोर के कोने में था, एकदम कोने में। और उधर बल्ब वगैरह भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक तरीके से खंडर। तो यहाँ पर पहले तो हॉस्टल वगैरह की बात हुई और उसके बाद में भाई बात छिड़ गई भूत प्रेत के बारे में। तो यहाँ पर नवीन ने कहा, देखो विजय, मैं जानता तो हूँ एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा कारनामा जो यहाँ पर 1973 में हुआ था इसी हॉस्टल में। एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक कहानी जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं डरता हूँ तुम लोगों को उसके बारे में बताने से। उन्होंने कहा, बताना, आखिर बात क्या थी, बता दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने कहा, देख दिक्कत की बात तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ ना विजय, तू श्रेयस को लेकर के शायद उस कमरे में चला जाए और मुझे लगता है मुझे बताना नहीं चाहिए। इधर विजय ने कहा, या तो यार बताना हो तो बता, फालतू की बात मत कर। नवीन ने इधर कहा, भाई बात दरअसल 1973 की है। इधर एक लड़का था जिसकी काफ़ी ज़्यादा रैगिंग हुआ करती थी और कहा जाता था वो काफ़ी ज़्यादा शरीफ था, पढ़ने लिखने में भी अच्छा। लेकिन उसको इतना परेशान किया जाता था, इतना परेशान किया जाता था कि एक दिन उसने बेसमेंट में वो जो आखिरी वाला कमरा तुम लोग जानते हो ना, उधर ही लटक करके उसने आत्महत्या कर ली। सब लोगों को लगा कि मामला जो है इधर शांत हो जाएगा और कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। उसने किसी का नाम भी नहीं लिया था। पूरे दिन वो लड़का अपने कमरे में बंद रहता था। ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन जब वो मरा था तो दीवारों पे लिखा हुआ था कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। थोड़े दिन इंक्वायरी वगैरह बैठी और उसके बाद मामला अपने आप शांत हो गया। लेकिन भाई उसके बाद में तो जैसे इस हॉस्टल में कोहराम सा मच गया। तुझे याद होगा ये हॉस्टल अभी कुछ 6 महीने पहले ही खुला है, उससे पहले ही बंद था। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हम लोगों को भी यही बोला गया था कि रेनोवेशन के लिए बंद है। इधर नवीन ने कहा, रेनोवेशन नहीं, दरअसल किसी और कारण से ये हॉस्टल बंद था। लड़के की मौत तो हो गई, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कहर का माहौल ऐसा हुआ कि सब लोगों के यहाँ पे दिल दहल गए। उस लास्ट वाले रूम से हर किसी को आवाज़ें आती थी और कभी कभार ऐसा लगता था कि जैसे कोई दीवारों को वहाँ पे खरोच रहा हो। कभी किसी के चीखने की तो कभी रोने की। कभी कभी जो वहाँ पर टेबल फैन होता था वो अचानक से चल जाया करता था। एक लड़के को रूम अलॉट किया भी गया था और वो बार बार ऐसा कहता था कि मुझे सोते हुए ऐसा लगता है कि कोई मेरा यहाँ पे गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मेंटली वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और कभी कभार तो वो अपने आप से ही बातें करता था। लोग उससे पूछते थे कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो वो कहता था यहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ है और वो मुझसे बात कर रहा है। और जब उससे पूछा गया कि वो लड़का कौन है, तो वो उसी लड़के का जिक्र करता जिसने यहाँ पर कुछ 4 महीने पहले आत्महत्या करी थी सन 1973 में। उसके बाद से ये किस्से और बढ़ने शुरू हो गए और पूरे कॉरिडोर के अंदर लोगों को वो लड़का घूमते हुए दिखाई देता। कभी कभी किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती, उसी कॉरिडोर में जितने भी रूम थे उसमें जितने भी लड़के रहते थे, कभी किसी की तबीयत खराब, कभी रात में कुछ चीखते हुए अपने कमरे से भागता। पहले तो वो सारा किस्सा सिर्फ उस रूम तक था, अब ये किस्सा ये पूरे के पूरे कॉरिडोर में फैल गई थी। ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर एक पंडित को बुलाया गया और जो यहाँ पर ओनर था उस हॉस्टल का, उसने पूरी बात बताई। लेकिन ये किसी को पता नहीं चला कि वो सीनियर्स कौन थे। शायद वो लोग पास आउट वगैरह हो गए थे क्योंकि सेमेस्टर एंड वैसे ही चल रहा था। ज़्यादा देर ना करते हुए पंडित ने बस यही बात बोली
कि इस पूरे के पूरे कॉरिडोर को आपको यहाँ पे सील करना होगा और इसकी पूजा वगैरह होगी। वो सब कुछ हुआ भी और उसके बाद में बस ये कह दिया गया कि पूरे के पूरे इधर बेसमेंट को आपको यूज़ नहीं करना है। ऐसा हुआ भी, अगले 6 महीने तक बेसमेंट को यूज़ नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद में भी ये किस्से थमे नहीं। ये चीज़ें बढ़ती चली गई, कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी सेकंड फ्लोर, कभी ग्राउंड फ्लोर, और कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड तक को भी ऐसा लगता था कि कोई उसे यहाँ पे घूर रहा है। सब लोगों ने कंप्लेंट करी और उसके बाद में इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया। 1973 में बंद हुआ और कहा जाता है कि उसके बाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करी गई थी, और वो पूजा जो थी वो कुछ 11 साल तक चली थी, यानी कि 1984 तक। और उसके बाद में यहाँ पर उस पंडित ने एक बात बोली कि वो जो आत्मा है वो मुक्त तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, वो जिस रूम में है वो उसी रूम में रहेगी, उसके बाद में वो किसी को दुखी नहीं करेगी। कभी भी बेसमेंट में उस लास्ट वाले कमरे की तरफ मत जाना। तभी उस बेसमेंट वाले कमरे को यहाँ पे हमेशा बंद रखा जाता है और किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो वहाँ पे चला जाए। ये सच सभी लड़कों से छुपाया गया, नहीं तो क्या पता वो उधर जाने की हिम्मत करते। दोनों इस वक्त, श्रेयस और विजय, बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुन रहे थे और सुनते सुनते उनको मज़ा भी आ रहा था। कहानी ज़्यादा हॉरर तो नहीं थी, लेकिन हाँ, दिलचस्प ज़रूर थी। उन्होंने कहा, यार ये किस्सा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, और किसने बनाई ये कहानी, मतलब मज़ा सा आ गया। क्या हुआ होगा सोचो। मुझे तो भाई सुनकर के ही गूज बम्स से आ रहे हैं, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। लेकिन नवीन, तू बात बता, तुझे कैसे पता है इसके बारे में? नवीन ने कहा, दरअसल मेरे जो फादर हैं वो थोड़ा जानते हैं, यहाँ के लोगों को अच्छे से जानते हैं, और तुम लोग तो बाहर से आए हो, तुम लोग तो इधर वेस्ट बंगाल से हो भी नहीं, तो इसी के चलते मुझे इसके बारे में पता है। देखो यार, किसी को बताना मत, और अगर वो रूम के आसपास तुम लोग गए ना तो यार यहाँ पे ना भाई मेरी शामत आ जाएगी, वहाँ पे मत जाना। उन्होंने कहा, नहीं 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 जाएंगे, तू टेंशन मत ले। ऐसे ही 1-2 दिन बीते और सब कुछ नॉर्मल चलता चला गया। नवीन डेली देखता था कि श्रेयस और विजय दोपहर में, शाम के वक्त में, रात के वक्त में भी उस रूम के बाहर खड़े होकर के एक टक उस रूम को देखते रहते। जो रूम के बाहर खिड़की थी, दरवाजे के अंदर जो खिड़की होती है, अंदर से झांकने की कोशिश करते तो एक स्टूल, एक बेड और यहाँ मकड़ी के जाले, इसके अलावा कुछ नहीं। नवीन कहीं ना कहीं अपने दोस्तों की हरकतों से वाकिफ तो था। उसने बहुत स्ट्रिक्टली ये बात बोली कि देखो, मैं तुम्हें साफ ये बात बोल रहा हूँ, इस रूम को खोलना मत, और जिस चीज़ के लिए मना किया गया है उसमें दखल अंदाजी मत दो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम इस रूम को खोलेंगे नहीं। उन लोगों ने उस रूम को खोला भी नहीं, और उसके बाद में जो नवीन था वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के अपने घर वेस्ट बंगाल में कहीं दूर चला गया, और उसने कहा, मैं अभी आता हूँ 1-2 हफ्ते के बाद में, और तभी तुम लोगों से मैं बात करूँगा, तब तक तुम लोग तो हो ही उस हॉस्टल में। उन्होंने कहा, हाँ हम हैं। अब उस वक्त पे 1985 में फ़ोन वगैरह इतने कॉमन तो थे नहीं कि हर किसी के पास में फ़ोन और डायरेक्ट वो फ़ोन कॉल वगैरह कर ले। तो 2 हफ्ते तक ना तो नवीन को श्रेयस और विजय का कुछ पता, ना ही उन दोनों को। यहाँ पर सब कुछ नवीन के हिसाब से ठीक था। 2 हफ्ते के बाद में जब वो वापस इस हॉस्टल में आया तो यहाँ पे खबर मिलती है कि श्रेयस और विजय की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई उसी हॉस्टल रूम के अंदर। मानने वालों का ये कहना था कि वो लोग बहुत पागलों की तरह हरकत करते थे, अपने आप को नोचते थे और बार बार एक बात बोलते थे कि हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन दोनों का एक दोस्त और था जिसको उन्होंने ये बात बताई थी कि हम ये रूम खोलने जाने वाले हैं। उन लोगों ने जब रूम को खोल करके देखा था तो रूम में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल रूम वैसा ही दिख रहा था जैसे वो बाहर से दिख रहा था उस शीशे से। वो लोग रूम में गए, अंदर जाकर के उन्होंने उस लड़के को, जिसको वो जानते भी नहीं थे, जिसकी 12 साल पहले मौत हो चुकी थी, उसको गंदी गंदी गालियाँ वगैरह भी दी थी, और इधर वहाँ पे रूम के अंदर उन लोगों ने पेशाब तक भी किया था और ये कहा था कि अगर किसी में हिम्मत है तो हमें आकर के पोजेस करे, हमें परेशान करे, तब हम मानेंगे कि तुम हो। उस दिन तो उनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। रूम को उन्होंने वापस लॉक किया और वो वापस आ गए। लेकिन अगले दिन से उनकी पागलों जैसी हरकतें शुरू हो गई। पूरी रात भर उनके रूम से चिल्लाने की आवाजें आती, कभी वो हंसते तो कभी वो रोते। श्रेयस की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो अपने बालों को नोच नोच करके खाने तक की भी कोशिश करता था। उसके घर परिवार वालों को यहाँ पे जब तक इन्फॉर्म किया गया तब तक उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पे श्रेयस की मौत हो गई थी। सिर्फ विजय ही था जो यहाँ पे बचा हुआ था, और विजय
विजय ने ये बात हॉस्टल के ओनर को बता दी थी कि उसने यहाँ पे क्या क्या किया है। उन लोगों ने विजय को भी बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन विजय का पागलपन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। कभी कभी तो लोगों को ये तक भी दिखाई देता था कि विजय के कंधों पर किसी ने हाथ रखा है और रात में एक परछाई विजय के पीछे खड़ी हुई दिखाई भी देती थी। विजय की मौत से सिर्फ एक दिन पहले विजय को उसी के कमरे में बंद करके रख दिया गया था और ये सोचा गया था कि कल जब इसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो उनके हवाले बच्चे को कर देंगे, तब वो जाने। उस रात न जाने क्या हुआ विजय के साथ में। बंद तो वो अपने कमरे में था, लेकिन अगले दिन वो मिला ही नहीं। जब पूरा इधर हॉस्टल छान लिया गया तो आखिरी ऑप्शन सिर्फ वो कमरा ही बचा था बेसमेंट का। बेसमेंट के कमरे के बाहर से जब उसे देखा गया तो विजय ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। और कमाल की बात यह है कि जो लॉक था वो उस वक्त पर लगा हुआ था। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी आदमी ने लॉक खोला होगा तो वो अंदर जाएगा, फिर वो लॉक तो लगा नहीं सकता वापस। वो अंदर गया था, लेकिन कैसे किसी को नहीं पता। ना कोई खिड़की टूटी ना कुछ, लेकिन विजय मर चुका था। इसके बाद से तो मानो कि पूरे के पूरे हॉस्टल में यहाँ पे दहशत सी फैल गई। सभी लोगों को यहाँ पे विजय, श्रेयस और वो तीसरा लड़का घूमते हुए नजर आते थे। और वही सब कुछ शुरू हो चुका था उस लास्ट वाले रूम में, जो यहाँ पे 12 साल पहले शुरू हुआ था 1973 में। कभी टेबल फैन की आवाज़, तो कभी यहाँ पे स्टूल के हिलने की आवाज़, और कभी कभी तो लोगों ने ये तक भी देखा था कि वहाँ पे किसी के फुटप्रिंट्स तक भी उनको दिखाई दे रहे थे कि कोई उधर लास्ट वाले रूम में जा रहा है। इसके बाद में फिर से लड़कों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और एक दो मौतें। और कई लोग ये कहते थे कि अगर हमने अपनी जान नहीं दी तो वो लोग हमारे परिवार वालों को मार डालेंगे। और हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि कई बार तो लोगों ने ये तक देखा कि कोई यहाँ पे खून की उल्टी कर रहा है तो कोई अपने सर को दीवार में खींच खींच के मारा। चलते चलते अचानक उसको दौरा पड़ा, उसने अपने सर को यहाँ पे दीवार में मारना शुरू कर दिया। और कभी कभी तो एक दो बच्चों ने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से ही नीचे जंप कर दी। ये सब कुछ जब हुआ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, दोबारा से उस हॉस्टल को बंद करने का। उस हॉस्टल को यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये कहानी नवीन इस बार अपने बच्चे को सुना रहे थे सन 2015 में। समझ में आई आपको बात? 1973 में कहानी शुरू हुई, 1985 में नवीन ने श्रेयस और विजय को सुनाई। अब वो ये कहानी 2015 में अपने बेटे को सुना रहे थे, क्योंकि उनका बेटा जो था वो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। उन्होंने कहा, बेटा ये सब कुछ हुआ था 1985 में मेरे साथ में। आज इन बातों को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो जख्म आज भी बिल्कुल हरे हैं। उनका बेटा जो था, जिसका नाम यहाँ पे रोहन था, वो उसी दिलचस्पी से इस कहानी को सुन रहा था जिस दिलचस्पी से यहाँ पे श्रेयस और विजय ने सुना। अब ये फैमिली जो थी ये दिल्ली में रहा करती थी, लेकिन कमाल की बात है कि लड़के का जो एडमिशन था वो वेस्ट बंगाल के एक कॉलेज में हुआ था। वो उस हॉस्टल में रहने वाला नहीं था, क्योंकि हॉस्टल तो बंद पड़ा था सन 1985 से, लेकिन जाना उसको वेस्ट बंगाल में था। फादर ने उसको एक बात बताई कि बेटा ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ था, और तुम जो पूछ रहे थे ना कि पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज़ें होती है नहीं, जिसने देखी है सिर्फ वही मानता है। लड़के ने एक छोटी सी स्माइल पास करी। उम्र ही क्या थी उसकी, 19 साल के आसपास की सारी उम्र। उसने कहा, ठीक है पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी उस हॉस्टल की तरफ जाने का रुख भी नहीं करूँगा। वो हॉस्टल जैसा भी था, जो भी था, उसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म। मैं कभी भी उधर नहीं जाऊँगा। बाप ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और बेटा निकल पड़ा वेस्ट बंगाल की ओर। एक दो महीने वो वहीं पर रहा और उसने उस हॉस्टल का जिक्र तक भी अपने जहन में नहीं किया। एक दो महीने के बाद में उसके नए दोस्त बने, और वही सब कुछ पैरानॉर्मल जैसी बातें जो अक्सर लड़के करते ही हैं अकेले में बैठ करके, वो सब कुछ शुरू हो गई। रोहन ने वो कहानी अपने एक दोस्त को बताई कि मेरे फादर के साथ में 1985 में ऐसा हुआ था। अब वहां पर न जाने उन लोगों की शर्त वगैरह लगी या क्या हुआ, रोहन ने एक बात बोली कि देख यार, मुझे तो लगता है ये कहानी ना पापा ने अपने मन से बनाई है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ये जो चीज़ है ना, हॉस्टल वाली जो चीज़ है, हो सकता है कि भूत हो। देख, भूत वाली बात तो मैं डिनाई नहीं कर रहा, भूत हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ और गड़बड़ होगी जो शायद ना वो पता कर पाए हो ना कोई और ऐसे ही हॉस्टल वगैरह जो बंद हो गया, इसके बारे में तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि दाल में कुछ तो काला है। देख, तू अगर मेरे साथ आज रात चलना चाहे ना उस हॉस्टल में, तो हम लोग चलते हैं। उस लड़के ने कहा, देख भाई, मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं, तेरी हिम्मत पड़ती है तो तू चला जा, और तू अगर उस कमरे के अंदर जाना चाहे तो तू जा सकता है, मैं कमरे के बाहर ही रहूंगा। उसने कहा, ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। रात में 26 अगस्त 2015 को वो लोग उस हॉस्टल की ओर निकल पड़े। वो हॉस्टल पूरा खंडर हो चुका था। बिल्डिंग जो थी वो 30 साल पुरानी थी, लगभग ढहने की स्थिति में।
कोई भी वहां पर नहीं था, परिंदा तक भी पर वहां पे नहीं मार रहा था। ऐसी बिल्डिंग थी मानो वो कि पिछले 30 साल में यहाँ पे कोई भी ना आया हो। हर जगह मिट्टी, हर जगह धूल, मोटे मोटे मकड़ी के जाले। लेकिन फिर भी वो लोग उस हॉस्टल के अंदर चले गए। पूरा हॉस्टल उन्होंने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर देख लिया, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। थोड़ा घूम घाम करके वो लोग आए। अब बारी थी बेसमेंट के उस कमरे की। उसके बाहर वो दोनों जाकर खड़े हो गए। लिटरली सामान वैसा ही था जैसा आज से 30 साल पहले था। एक स्टूल, एक बेड और एक टेबल फैन जो बहुत पुराना था। कमाल की बात है, उस स्टूल के अंदर दीमक वगैरह भी नहीं लगी और वो दरवाज़ा भी वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। सब कुछ वैसा था। ये सब कुछ तो उनके मन के अंदर आया ही नहीं। वो लोग यहाँ पे कैमरे से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड वगैरह भी कर रहे थे। रोहन ने कहा, एक काम करता हूँ, मैं इस रूम के अंदर जाता हूँ, तू बाहर ही खड़ा रहे, ठीक है? तू अंदर नहीं आएगा। लेकिन ये जो छोटी सी तेरे को दिख रही है ना, शीशा दिख रहा है ना, आपने देखे होंगे दरवाजों के अंदर कभी कभी छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं। उधर से दिखता है अंदर की कमरे में क्या चल रहा है। उधर से तू रिकॉर्ड करता रहे और देखता रहे कि कुछ अनहोनी होती है नहीं। लेकिन बाहर तो ताला लगा था। ताले को तोड़ना सबसे बड़ी बात। पता नहीं क्या था उस ताले के अंदर, क्या नहीं। रोहन ने एक ईंट उठाई, उस ताले पर दे करके मारा, वो ताला टूट गया। वो अंदर गया और अंदर जाकर के कुछ 30 सेकंड तक तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ। 30 सेकंड के बाद में अचानक से उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और यहां पर जो रोहन का दोस्त था उसने एक चीज अपनी आंखों से देखी कि रोहन के पीछे उसको 3 लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। वो 3 लड़के शायद श्रेयस, विजय और वो तीसरा लड़का ही था जिसने 1973 में सुसाइड करी थी। उसने बोला, रोहन बाहर आजा, देख दरवाजा अचानक बंद हुआ है। रोहन ने कहा, मुझे पता है तूने दरवाजा अपने आप बंद किया, बकवास तो मेरे सामने करना। उसने कहा, रोहन मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पीछे वो तीनों खड़े हैं, तू पीछे मुड़ करके खुद देख ले। रोहन जैसे ही पीछे पलटा, वो अचानक से चीख पड़ा क्योंकि उसके पीछे भी उसको वो तीनों लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग गायब हो गए जैसे फिल्मों में होता है कि हाँ भाई शीशे में भूत दिख रहा है, उसके बाद में पलटी हीरोइन तो उसके बाद में वो गायब हो गए। ऐसा नहीं था। बस उसके दोस्त ने यहाँ तक देखा, वो तो फटाफट वहाँ से बाहर भागा और वो जो कैमरा वगैरह उसके पास में था वो उसने वहीं पर फेंक दिया। वो तो सबसे पहले वहाँ से निकल करके बाहर भागा। थोड़ी देर तक, कुछ 5-10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगातार रोहन के चीखने की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। कुछ 5-10 मिनट के बाद में रोहन चुपचाप उस कमरे से बाहर आता है, एकदम ऐसे जैसे कि वो हिप्नोटाइज्ड हो। उसने पूछा रोहन से, रोहन क्या क्या हुआ? तू तू ठीक तो है ना? देख मेरे को तेरी बहुत चिंता थी। और वो कैमरा भी गिर गया, पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, मुझे तो कैमरा भी नहीं दिखाई दिया था। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा, मुझे मेरे रूम तक ड्रॉप कर दे। रोहन के दोस्त को ये चीज़ बहुत अजीब लगी। वो रोहन को उसके रूम पे ड्रॉप करता है और उसी हॉस्टल में वो भी सो जाता है। अगले दिन से रोहन की भी वही हालत शुरू हो गई जो उस वक्त पे उस हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़कों के साथ में हुई थी। बहुत पागलों की तरह वो चीख चिल्ला रहा था, अजीबोगरीब हरकत कर रहा था, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था और लगातार वो यहाँ पे पंखे की तरफ देख रहा था और देख करके शायद ऐसा लग रहा था कि वो सुसाइड करने की यहाँ पे जुर्रत कर रहा है। उसके फादर को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया। वो फटाफट से दिल्ली से यहाँ पे वेस्ट बंगाल फ्लाइट पकड़ के आए। उन्होंने जब रोहन की हालत देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे कि पूरा का पूरा किस्सा 30 साल पुराना उनकी आंखों के सामने वापस आ गया हो। रोहन के दोस्त ने सारी बात वापस बताई। उसके फादर ने सिर्फ अपना सर पकड़ लिया और उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि उन्होंने अपने बेटे को आखिर ये बात बताई क्यों। बहुत पंडितों पे, बहुत मज़ारों में, मस्जिदों में दिखा लिया गया, रोहन ठीक नहीं हुआ। आज रोहन जिंदा ज़रूर है, रोहन जिंदा है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बिल्कुल वो लड़का पागल हो चुका है। अकेले वो बैठा रहता है, दीवारों से वो बातें करता है और जब उससे पूछा जाता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो वो कहता है, एक भैया है जो मुझे बार बार कहते हैं कि तू यहाँ पे अपने आप को ख़त्म कर दे, ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। पापा, वो भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे बस उन्हीं के साथ रहना है। वो भैया कौन है, इसके बारे में उसके फादर अच्छे से जानते थे। वही लड़का जिसने 1973 में यहाँ पे सुसाइड करी थी। आज तक भी वो इलाज ढूंढ रहे हैं इस चीज़ का कि किस तरीके से रोहन ठीक हो। लाखों रुपए उनके खर्च हो गए, इतने सारे आश्रमों में दिखा लिया, इतने सारे जगहों पर दिखा दिया, लेकिन वो लड़का यहाँ पे ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बस उनको ये लगता है कि कोई चमत्कार ही होगा जो शायद से उनके बच्चे को यहाँ पे बचा सके। ये पूरी की पूरी कहानी जो 1973 से शुरू हुई थी, ये इस तरीके से मुड़ करके उनकी ज़िंदगी में वापस आएगी, इसके बारे में कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था। आज नवीन बस एक ही उम्मीद में जिंदा है कि किसी तरीके से
शायद उनका बेटा ठीक हो जाए, लेकिन ये उम्मीद भी दिन प्रतिदिन मरती जा रही है। नवीन आज भी ये बात बोलते हैं कि मैं लोगों को जब इसके बारे में बताता हूँ तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उनको लगता है कि इसके अंदर तो कुछ भी ऐसा हॉन्टेड जैसा है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ वही जानता है कि सच्चाई क्या है। तो आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।